Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 15 दिसंबर 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूँ आपसे, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हमने आज का टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का, तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इस वीडियो पर 2000 से ज़्यादा लाइक्स को पहुँचाने वाले हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग ढेर सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ क्विज का डिस्कशन भी करते हैं। मतलब कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ ये वाला क्विज शेयर करूँगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ और मुझे इन चीज़ों के रिगार्डिंग ये नॉलेज हो चुकी है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग करेंगे अपने कल वाली क्विज प्रैक्टिस की आंसर कीज को डिस्कस। आपको मालूम होगा क्विज की जो प्रैक्टिस है ये डेली बेसिस पर चल रही है, तो कल वाली आंसर कीज क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग चेक कर लेना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने यहाँ पे आपसे गलत हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछा गया था कि साल 2023 में हम लोग वीनस पर एक मिशन भेजने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ इसरो, और वो जो मिशन होगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है शुक्रयान वीनस मिशन फॉर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंडियन इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया है दो कंट्रीज ने मिलकर, और वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के थ्रू मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और साथ ही साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने मिलकर 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसको लॉन्च किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका मकसद यहाँ पर यही है, एक तरीके से मकसद कह सकते हो, या फिर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये लिंक करता है चाइना का एक पार्ट और पाकिस्तान का एक पार्ट को, मतलब चाइना से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। तो चाइना का कौन से हिस्से से पाकिस्तान के कौन से हिस्से को कनेक्ट किया गया है इस कॉरिडोर की मदद से, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो चाइना का तो जिंजियांग प्रोविंस है और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो नाइपर अमेंडमेंट बिल 2021 है, इसने मांग करी है एक तरीके से जो पुराना वाला एक्ट है उसके अंदर बदलाव करने की। तो पुराना वाला एक्ट कौन से साल वाला है? तो वह है 1998 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिसेंटली जो यहाँ पर एससीओ है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका यहाँ पर एक बॉडी देखने को मिलेगा रेट रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर टेररिज्म यानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए मदद करता है। तो इसकी चेयरमैनशिप रिसेंटली किसी कंट्री को दी गई है, तो वो कंट्री कौन सी है? तो वो है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत के अंदर 22 दिसंबर को हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसकी मेमोरी में, किसकी याद में? तो वो हैं श्रीनिवास रामानुजन। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर सभी के आंसर्स अच्छे से दिए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं हमारे जीएस पेपर 2 में। तो यहाँ पर आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट के बारे में। अभी तक हमने इसके बारे में चर्चा नहीं करी है ना? तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो डेमोक्रेसी समिट हुई है इसके अंदर क्या क्या हुआ, इंडिया का क्या स्टांस है, डेमोक्रेसी क्या होती है, प्लस डेमोक्रेसी को लेकर आज के टाइम पर दुनिया भर में क्या चैलेंजेस हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी। चाहे तो आप लोग यहाँ पर साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो या फिर पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा जब वीडियो खत्म हो जाए, जब भी आपको टाइम मिले दिन में, तो आप लोग इस पीडीएफ में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट को। सबसे पहली बात, ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको सारे सोर्सेस दिखाता रहूँगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। तो रिसेंटली क्या हुआ, समिट हुई है डेमोक्रेसी को लेकर, और इस समिट को होस्ट किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने। पहला यहाँ पर क्या है, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली डेमोक्रेसी समिट हुई, उसको होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? तो वह है यूएस। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो समिट हुआ, इस समिट का मेन मकसद यह है कि डेमोक्रेसी को कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना, डेमोक्रेसी को कैसे हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना। डेमोक्रेसी क्या होती है अभी से यहाँ पर 1-2 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा। अब साथ ही साथ जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और अनाउंस कर दी है,
वो अनाउंसमेंट हुआ है प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल का। मतलब कि यहाँ पर कुछ पैसा एक तरीके से अनाउंस किया गया है, लगभग $424.4 मिलियन, और ये जो पैसा है ये खर्चा जाएगा ताकि मीडिया को फ्री किया जाए, मतलब जो मीडिया होती है हमारी उसके ऊपर कोई दबाव ना बने, करप्शन से लड़ा जा सके, प्लस जो हमारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं उसको हम लोग और मजबूत कर सकें, अपनी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, प्लस कंट्री के अंदर जो फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं उनको और ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो यहाँ पर बेसिकली ये मकसद रहा है इस डेमोक्रेसी समिट का। देन अब बात करते हैं ये जो हमारा समिट हुआ है अभी रिसेंटली, इस समिट के 3 प्रिंसिपल थीम रहे हैं, मतलब 3 चीज़ों को यहाँ पर सबसे बड़ी बात टारगेट किया गया है। वो 3 प्रिंसिपल थीम कौन कौन से हैं? पहला है डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म। अब ऑथोरिटेरिज्म क्या होता है? एक तरीके से आप कह सकते हो इसको डिक्टेटरशिप। जिस कंट्री के अंदर ये डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पर फ्रीडम नहीं होगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी, मतलब आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है कि आप अपने लीडर को चूज़ कर सको अपनी कंट्री के अंदर, आप वोट दे सको, आप अपने सरकार के खिलाफ इवन बोल सको, जैसा आप चाइना में देख पाते हो। चाइना में आपको डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगा। क्या है वहाँ पर? आप अपने गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो वहाँ पर सरकार कैसे स्टेप लेती है, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रिसेंटली देखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर दूसरा थीम ये रहा है एड्रेसिंग फाइटिंग करप्शन, मतलब जो करप्शन होता है उससे लड़ने का यहाँ पर थीम रहा है। तीसरा यहाँ पर टॉपिक ये रहा कि हम लोग ह्यूमन राइट्स की कैसे यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए उसको और आगे लेकर चल सकते हैं, मतलब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो मानव के अधिकार हैं उनका वॉयलेशन ना हो, उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन दी जा सके। तो यहाँ पर ये समिट के बेसिकली 3 थीम है। 3 थीम आप लोगों ने समझ लिए हैं क्या है, आपसे क्वेश्चन इसके बारे में भी बन सकता है। अब एग्जैक्टली बात करते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो डेमोक्रेसी बेसिकली एक सिस्टम है हमारी सरकार का, जहाँ पर क्या होता है सिटीजन्स जैसे आप हो, मैं हूँ, हम लोग के पास पावर है कि हम लोग अपने लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास वोटिंग पावर है। हम लोग वोट देने के बाद, इलेक्शन करवाने के बाद एक तरीके से यहाँ पर किसी लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन में क्या होगा? एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, ठीक है, और ये आपके हाथ में है कि आप किसको ज़्यादा वोट देते हो, किसको ज़्यादा वोट से जिताते हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, कि आपके पास चॉइस है कि अपने लीडर को आप इलेक्ट कर पाओ। उसके बाद अब पूरे का पूरा ये जो समिट हुआ है इसके अंदर आपने सारी चीज़ें समझी, क्या थीम रहा है, इसका मेन मकसद क्या है कि डेमोक्रेसी को आगे हम लोग प्रमोट कर सकें। देखो इस समिट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ को यूएसए ने इनवाइट किया था। उसमें यहाँ पर चाइना, रशिया को इनवाइट नहीं किया गया, बांग्लादेश को भी इन्वाइट नहीं किया गया था। अब क्या हुआ यहाँ पर? मेन तो चाइना रशिया है, इसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा सा। लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट किया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान ने इस मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया और पाकिस्तान ने इसको अटेंड नहीं किया। अब यहाँ पर जो भी 80 नेशंस थे जिन्होंने यहाँ पर इस समिट को अटेंड किया, इसमें से 12 नेशंस को छूट दी गई कि आप यहाँ पर इस समिट में बोल सकते हो, जिसमें से इंडिया भी एक कंट्री था। इंडिया ने भी यहाँ पर डेमोक्रेसी समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी कुछ बोला है। क्या क्या बोला उसको देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर, डेमोक्रेसी शुड जॉइंटली डील विद सोशल मीडिया एंड क्रिप्टो करेंसी। मतलब कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है आप कह सकते हो इसको लिंक किया गया सोशल मीडिया से। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने फिर से क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा उठा दिया। जो क्रिप्टो करेंसी है वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, ये मेन मकसद रहा हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहने का। ठीक है, तो उसके बाद ही आप लोगों को मालूम होगा क्या हुआ था। प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर का जो एक तरीके से अकाउंट है वो हैक हो चुका था, है ना। ये इस समिट के बाद ही अकाउंट हैक हुआ था। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी के पीछे पड़े हुए हैं। पहले भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पर अभी बिल को लेकर चर्चा हो रही है भारत के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर इन्होंने बोला। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक और स्टेटमेंट दिया है, वो ये दिया है कि भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया भर में। एक तो सबसे ज़्यादा आबादी है, एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम लोग, और जो डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन है हमारे यहाँ वो लगभग 2500 साल पुराना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। खासकर 2500 साल पुराना यहाँ पर ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक और स्टेटमेंट दिया। इन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि हम लोग को आज के टाइम पर ज़रूरत है कि हम लोग अपने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को लगातार इंप्रूव करते रहें। साथ ही साथ अपने कंट्री में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करें, पारदर्शिता को मेंटेन करें। उसके बाद ह्यूमन डिग्निटी, या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व किया जा सके। जो पावर्स है वो डिसेंट्रलाइज हो, मतलब कि किसी एक के हाथ में सारी पावर ना हो, पावर अलग अलग जगह पर हो, क्योंकि एक के हाथ में पावर होगी तो वो गलत होगा, वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलेगा। तो पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हमें ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसको लगातार इंप्रूव करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद इंडिया की डेमोक्रेसी की एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है। जैसे मैंने आपको बताया, भारत दुनिया का एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन बन चुका था इंडिपेंडेंस के बाद ही। यहाँ पर आप देख पाओगे 1947 में।
क्योंकि हुआ क्या, उसके बाद जो भारत के सिटीजन्स थे, भारत के नागरिक थे, उनको राइट मिला, उनको हक मिला कि हम लोग वोट दे सकते हैं, हम लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मालूम होगा इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी वोटिंग वगैरह देते रहते हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का रोल क्या रहा है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि भारत यहाँ पर एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा, तो हम लोगों ने दुनिया भर में डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के ऊपर काफ़ी काम किया है। प्लस इंडिया के अंदर हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या काम किया वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया भर में इंडिया ने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या काम किया है। सबसे पहली बात कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पर आपको मालूम होगा हमारी कंट्री में भी इलेक्शन कमीशन है, वो क्या करता है, हमारी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस को करवाता है, जहाँ पर आप लोग इलेक्शंस के थ्रू अपने जो भी लीडर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हो। तो उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया ने लगातार बहुत सारी ट्रेनिंग दी है एशियन कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को और भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ को, कि वो लोग भी क्या कर सकें, अपने यहाँ पर इलेक्शंस अच्छे से करवा सकें। तो उनके जो भी इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं, हज़ारों इलेक्टोरल ऑफिशियल्स को भारत ने ट्रेनिंग दी है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो कि हम लोग दुनिया भर में भी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के ऊपर काफ़ी काम करते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिकली एक बॉडी है जिसको भारत ने क्रिएट किया है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं इनके साथ मिलकर इसको क्रिएट किया गया। और यहाँ पर ये बॉडी का मेन मकसद है कि हम लोग डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोजेक्ट को दें, जो नई नई कंट्रीज़ हैं, जो नई नई डेमोक्रेसीज हैं, बेसिकली उनको हम लोग यहाँ पर समझाएं कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी काम करती है और उनको यहाँ पर आगे लेकर चले, खासकर डेमोक्रेसी के एरिया में। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अफगानिस्तान के अंदर अफगान पार्लियामेंट की जो एक तरीके से बिल्डिंग है उसको यहाँ पर सपोर्ट करा था भारत ने। उसके बाद म्यांमार के अंदर जो जुडिशियल कैपेबिलिटीज़ हैं इन सबको भारत ने सपोर्ट किया था। हालांकि यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि म्यांमार के अंदर तो मिलिट्री कंट्रोल आ चुका है, अफगानिस्तान के अंदर आपको तालिबान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इंडिया ने सपोर्ट किया है। इस प्रकार से बहुत सारी जगह पर ऐसी काम किया है जहाँ पर हम लोगों ने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए फोकस रखा। उसके बाद एक और है, भारत यहाँ पर लगातार फंड करता है एक वॉचडॉग को। अब वॉचडॉग कौन सा है ये, देखो यूएस और इंडिया दोनों मिलकर यहाँ पर एक बॉडी को फंड करते हैं। उस बॉडी का नाम है UNDEF, मतलब यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से इस फंड को क्रिएट किया गया। इसमें यहाँ पर पैसा दिया जाता है ताकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर सकें। और इंडिया यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे NGOs को सपोर्ट करते हैं पैसों से, ताकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंट्रीज है बेसिकली उनके अंदर डेमोक्रेसी रहे, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग डेमोक्रेसी को और बड़ा दर्जा दे सकें। अब बात करते हैं भारत के अंदर डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट किया गया है। सबसे पहली बात, ब्रेकिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो यहाँ पर भेदभाव होता है उसको काफ़ी कम किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला भेदभाव कम करा है हम लोगों ने, जिसकी वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी बढ़ी है। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन दिया है दलित वुमेन को, तो दलित वुमेन को यहाँ पर बढ़ाया गया हाईएस्ट ऑफिस के अंदर। ठीक है, एज अ चीफ मिनिस्टर भी देखने को मिलेंगे। तो दलित वुमेन को भी काफ़ी हद तक एक तरीके से रिकग्निशन दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग डेमोक्रेसी के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। उसके बाद भारत के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, इसको हम लोग लेकर आए, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो डेमोक्रेसी को लेकर चर्चा की जाती है। ठीक है, कि इंसान के पास, खासकर जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, आप हैं, मैं हैं, कोई भी है, मैं हूँ, तो हम लोग के पास पावर्स है कि हम लोग सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की पावर्स हमारे पास देखने को मिलेगी। उसके बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स किसी की एक के हाथ में ना होना, पावर्स अलग अलग बॉडीज़ के हाथ में होना। तो हमने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, जैसे कि 73rd और 74th, ये अमेंडमेंट करे गए थे 1992 में। और आपको मालूम होगा हमने पंचायत राज को बनाया, मतलब जो गांव वाला लेवल है, गांव के लेवल पर भी हम लोगों ने जो ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनको बनाया ताकि इन लोगों के पास भी पावर्स हों। यहाँ पर भी एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव हो, यहाँ पर भी लोग जो है इलेक्ट करें लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है, खासकर पावर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने में काफ़ी फोकस रखा है। नाउ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आज के टाइम पर जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी है, इसको लेकर कंसर्न्स क्या क्या है, चिंता वाली बात क्या है। सबसे पहली चिंता वाली बात यह है कि हमने कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी लगातार कम हो रही है। क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट बताती है, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, इन्होंने बताया कि अगर आज के टाइम पर आप पूरे दुनिया भर में देखोगे तो 9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फुल डेमोक्रेसी में रह रही है। मतलब इतनी पॉपुलेशन 9% के आसपास जो लोग हैं वो फुल डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर डेमोक्रेसी सारी कंट्रीज़ में कम हुई है। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा म्यांमार, तुनिशिया, सूडान, इनके अंदर मिलिट्री कू हुआ। मिलिट्री कू मतलब तख्ता पलट हुआ,
जो वहाँ की आर्मी है उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है, जो वहाँ की डेमोक्रेसी थी उसको ख़त्म किया, जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको ख़त्म किया और पूरी तरह से आर्मी अपने कब्जे में लेकर चल रही है इन कंट्रीज़ को। तो रिसेंटली हमने इस प्रकार के मिलिट्री कूच देखे जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ भाई दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पर डेमोक्रेसी फेलियर को अगर हम देखें तो ऑथोरिटेरियन काफ़ी बढ़ चुका है। ऑथोरिटेरियन क्या होता है मैंने अभी आपको समझा है, जिसको हम लोगों ने डिक्टेटरशिप के तौर पर देखा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, चाइना का एक सबसे बड़ा कंसर्न लिया गया है। चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि चाइना आज के टाइम पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है ताइवान के ऊपर, मतलब कोशिश कर रहा है कि ताइवान को हम लोग कब्जा सकें। साउथ चाइना सी के अंदर आप देख पाओगे बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरीके से अग्रेशन दिखाता है चाइना। जो साउथ चाइना सी है उस पूरे सी को यहाँ पर बोलता है कि ये हमारा सी है। उसके बाद चाइना के अंदर जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। हांगकांग को यहाँ पर एक तरीके से जो हांगकांग के पॉलिटिकल फ्रीडम्स हैं उनको रोक रखा है। तो इस प्रकार की चीज़ें कर रखी हैं जिससे यहाँ पर पता चलता है कि जो एक तरीके से ऑथोरिटेरियन है, मतलब कि आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप है, वो लगातार इंक्रीज होती हुई नजर आई है क्योंकि चाइना थमा नहीं है। चाइना रेगुलरली अपनी जो ये ऑथोरिटेरियन पावर्स है उसको इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाओगे तो ये भी बोला गया कि भाई यहाँ पर डिक्टेटरशिप बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की कैटेगरी में कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर क्या खतरा है। सबसे पहली बात, एक रिपोर्ट आई थी फ्रीडम हाउस 2021 रिपोर्ट, और इसने यहाँ पर इंडिया को फ्रीडम के कैटेगरी में रखा ही नहीं। इसने इंडिया को रखा पार्टली फ्रीडम के अंदर है, कि मतलब हम लोग के यहाँ पूरी फ्रीडम नहीं है, थोड़ी फ्रीडम है, आधी फ्रीडम है। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक और ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 की रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पर डाउन हो जाती है। इंडिया यहाँ पर 10 मोस्ट बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसीज के अंदर आता है, मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा पिछड़ चुके हैं खासकर डेमोक्रेटिक के मामले में। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं इन्होंने यहाँ पर इंडिया की रैंक काफ़ी पीछे रखी है। इन्होंने बताया कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी काफ़ी कम हुई है। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। मैंने आपको सारी चीज़ें डेमोक्रेसी समिट के बारे में बता दी हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से प्लस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर यार इतना कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और टारगेट मैं याद दिला देता हूँ वापस से, क्योंकि मज़े मज़े में आप टारगेट भूल चुके हो। तो फटाफट यहाँ पर लाइक करो और इस वीडियो को 2000 लाइक्स तक पहुँचाना है। हाँ, एक चीज़ और है, आप जैसे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर एक ज्वाइन का बटन आता है, आप ज्वाइन का बटन दबाकर भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इस चैनल को। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आईआर आता है जीएस पेपर 2 में। बहुत बेहतरीन सा आर्टिकल है। अभी क्या हुआ है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने काफ़ी सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, आपको मालूम होगा। फिलहाल तो यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, इनका अपने आप में काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो चाबहार पोर्ट, जो ये पोर्ट, ये जो बंदरगाह है ना, ये ईरान के अंदर भारत ने खुद बनाया है, ठीक है। ये भारत का चाबहार पोर्ट है ईरान के अंदर। तो यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शन तो लगे हैं लेकिन चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शन नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत, आप कह सकते हो कि यूनिक सा आर्टिकल है और बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि यूएस के जो सैंक्शंस है वो ईरान पर तो देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया का जो चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर बनाया गया है उस पोर्ट पे ऊपर यहाँ पर ये सैंक्शन नहीं लगाए गए हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ पर ये बताई हैं, पार्लियामेंट में ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। और यहाँ पर यूएस ने एक तरीके से जो भी सैंक्शन लगाए हैं उसके अंदर चाबहार पोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया है, चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए। चाबहार पोर्ट क्या है पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगाए गए। तो चाबहार पोर्ट आप देख पाओगे ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये ईरान का एक सिस्तान प्रोविंस है, यहाँ पर आपको ये चाबहार पोर्ट देखने को मिलेगा। लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे, इधर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये है हमारा महान भारत। और यहाँ पर आप भारत के कंपैरिजन में देखोगे पीछे पाकिस्तान हो गया, इसके इधर चलोगे इधर ईरान हो गया। अब यहाँ पर ईरान के जस्ट नीचे आप देख पाओगे इधर ये जो मैं रेड वाला डॉट जहाँ पर मैं सर्कल बना रहा हूँ ये हमारा चाबहार पोर्ट है। ये भारत ने इस चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है ईरान के अंदर, ताकि हम लोग कनेक्टिविटी बना सके ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, प्लस फिर ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, इन सभी कंट्रीज़ के साथ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप देख पाओगे ये तो हमारा चाबहार पोर्ट हो गया, इसके बराबर में एक ग्वादर पोर्ट भी है। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में है ना। और जो ये ग्वादर पोर्ट है ये किसने बनाया है, ये चाइना ने डेवलप किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें अभी आगे फिर से आएंगी, इस वजह से मैं आपको ये क्लियर करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जो ये चाबहार पोर्ट है इसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड बाय इंडिया। मतलब कि यहाँ पर बोला जाता है कि भारत के लिए एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत को इसी पोर्ट से एक बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलती है अफगानिस्तान के साथ प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग को अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो अफगानिस्तान तो एक लैंडलॉक कंट्री है ना, इधर ईरान पड़ जाएगा, इधर पाकिस्तान पड़ जाएगा। पाकिस्तान से तो हमारे वैसे रिलेशन काफ़ी ख़राब रहते हैं, हम लोग प्रॉपरली व्यापार कर नहीं पाते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर ये रास्ता है कि हम लोगों ने यहाँ पर पोर्ट बनाया। अब इधर से डायरेक्ट गुजरात के पोर्ट से हम लोग जाएंगे इधर, इधर से हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। फिर अफगानिस्तान से ऊपर आपको जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया, उन कंट्रीज़ के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन मकसद रहा है इंडिया का, तो इंडिया के लिए एक सबसे बेहतरीन सा प्रोजेक्ट है ये। उसके बाद यहाँ पर एक और बात ये भी है कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट बराबर में ही देखने को मिलेगा, और हम लोग को भी यहाँ पर चाहिए था कुछ इस प्रकार का पोर्ट हमारे पास भी हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है। इस पोर्ट को बनाया, इस बंदरगाह को बनाया है चाइना ने भरपूर मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको मालूम होगा, कल ही मैंने आर्टिकल कवर किया है ग्वादर पोर्ट के बारे में। कल प्रोटेस्ट वगैरह काफ़ी चल रहे हैं, लोग यहाँ पर अगेंस्ट में काम कर रहे हैं कि चाइना को ये प्रोजेक्ट नहीं बनाने देंगे। वो सब बवाल है, वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है एक तरीके से यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे लिए अपने आप में कंसर्न है। तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। हमारे लिए एक आप कह सकते हो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट सी बन चुकी है कि हाँ बिल्कुल हमारे पास एक ऐसा पोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पोर्ट भारत ने डेवलप किया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जो चाबार पोर्ट है ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव रूट, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि चाबार पोर्ट हम लोग को क्या करता है, एक ऑल्टरनेटिव रूट, एक रास्ता देता है ताकि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशन हमारे ऑलरेडी खराब रहते हैं। अगर हमें अफगानिस्तान से व्यापार करना है तो हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से, या फिर अफगानिस्तान से ऊपर भी हम लोग को सेंट्रल एशियन कंट्री से व्यापार करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो अब पाकिस्तान से जाना तो यहाँ पर सही नहीं रहेगा क्योंकि रिलेशन काफ़ी ख़राब है, तो हम लोग यहाँ पर इसी पोर्ट से डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो हम लोग को एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाता है। ये वाला रूट ना मिलकर हमें ये वाला रूट मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा यहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी अच्छा मैंने बता चुका हूँ इसको, है क्या ये, क्योंकि चाइना ने अपना एक पोर्ट डेवलप कर रखा है और चाइना एग्रेसिवली लगातार यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से आप देख पाओगे पैर पसारता हुआ नजर आएगा। ग्वादर पोर्ट पर काफ़ी पैसा लगा दिया है, तो हमारे पास भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, हम लोग इसको टैकल कर सकें, ग्वादर पोर्ट को टैकल कर सकें, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को टैकल कर सकें। तो इस वजह से हमें लिए ये काफ़ी ज़रूरत है और यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि यूएस ने इस पोर्ट के ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगाए। पूरे ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, लेकिन इस पोर्ट पर क्यों नहीं लगाए। सबसे पहला पॉइंट है इन द इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ व्यापार भारत का काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और हमें अगर कुछ सामान यहाँ पर भेजना भी है तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये यूएस को भी पता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर आप कह सकते हो इस पोर्ट पर सैंक्शन नहीं लगाए गए ताकि हम लोग यहाँ पर व्यापार कर सकें, यहाँ से इस पोर्ट पर सामान भेज सकें और इस पोर्ट से इस प्रकार से आप ये जो रूट देख रहे हो इस रूट से क्या कर सकें, हम लोग अफगानिस्तान के अंदर ये सामान को भेज सकें। ठीक है, क्योंकि क्या है, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, जैसे मैंने आपको बताया, तो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी खराब हो जाते हैं। पाकिस्तान भारत को मना कर चुका है व्यापार करने से, तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये अफगानिस्तान को मदद करेगा और अफगानिस्तान का एक तरीके से जो लैंडलॉक कंट्री है तब भी उसके बाद भी यहाँ पर अफगानिस्तान को इंडिया के साथ यहाँ पर ये कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा चाबार पोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे लैंडलॉक कंट्री है, मैंने आपको दिखाई दिया मैप में। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है इधर उधर से, तो यहाँ पर जो पोर्ट है हमारा ये काफ़ी मददगार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये चाबार पोर्ट के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा यहाँ पर रीज़न इसलिए है जिस वजह से यहाँ पर यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए, वो है बाईपासिंग पाकिस्तान। मतलब कि क्या है, इन फ्यूचर अगर हम देखें तो अगर अमेरिका और ईरान के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं, तो चाबार पोर्ट एक तरीके से यहाँ पर ये पावर देगा अमेरिका को कि अमेरिका पाकिस्तान को बाईपास कर सके। प्लस अमेरिका के पास पावर ये भी आएगी कि इस पोर्ट के पास, क्योंकि ये जो पोर्ट है इसी पोर्ट से अमेरिका को ये ऑप्शन मिलेगा कि अमेरिका आतंकवाद से लड़ सके। ठीक है, खासकर जो तालिबान हो गए, ठीक है, बहुत सारे और भी टेररिज्म देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़ावा हो रहा है उन सब चीज़ों का। तो यूएस यहाँ पर इन आतंकवादियों से, इन टेररिज्म से लड़ सके, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो पोर्ट है ये डेफिनेटली इसको यूएस को हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएं, क्योंकि इंडिया का जो पोर्ट का एक्सेस है ऑलरेडी यहाँ पे यूएस के पास है, तो यूएस यहाँ पर इसका यूज़ कर सकता है ना। और यूएस यहाँ पर इसका यूज़ करके टेररिज्म को खत्म करने में मदद करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका ने ये सैंक्शंस नहीं लगाए हैं इस पोर्ट के ऊपर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस आर्टिकल को कल मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे लोग वो न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं देखते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर वो ये वीडियो देखते हैं, तो इसी वजह से मैं इस आर्टिकल को वापस से कवर कर रहा हूँ। डिस्कस करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगेन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, क्या हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उद्घाटन किया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, कहाँ पर, वाराणसी के अंदर। यह उद्घाटन कल कर दिया गया था।
सॉरी परसों किया गया है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया और आपको ध्यान रखना है ये जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसका अभी सिर्फ और सिर्फ फेस 1 तैयार हुआ है, फेस 1 का उद्घाटन हुआ है, बाकी अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। अब इस पूरे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया, जैसे कि 23 बिल्डिंग्स हो गई, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। देखो एक मेन मकसद यहाँ पर इस कॉरिडोर का बनाने का ये भी है कि हम लोग काशी के अंदर जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा कर सकें, उसके अंदर बढ़ावा दे सकें। जो टूरिज़्म बेसिकली जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आएँ, पैसा लगाएं, इससे क्या होगा काशी की इकॉनमी वगैरह भी ग्रो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉरिडोर के अंदर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर होंगे, वैदिक केंद्र होंगे, मुमुक्ष भवन होंगे, भोगशाला सिटी म्यूजियम होगा, व्यूइंग गैलरी होगी, फूड कोर्ट होंगे। तो ये सभी होगा और इन सभी का उद्घाटन ऑलरेडी कर दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये काशी का प्रोजेक्ट। और क्या हुआ था, जो मराठा क्वीन थी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, ये इंदौर की मराठा क्वीन थी, इन्होंने यहाँ पर 1780 एडी के बाद ही यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिनोवेट किया था, मतलब इसके ऊपर काफ़ी हद तक काम किया था, इसको वापस से नया किया था। इस टेम्पल को वापस से नया किया था किसके थ्रू, मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर के थ्रू एक काम किया गया था। लेकिन तब से अब यहाँ पर फिर से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इस पूरे मंदिर की अगर हम बात करें तो इस पूरे मंदिर के अंदर जो ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसकी जो लॉन्च है, इसको एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है ये 2019 में हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2019 में हम लोग लॉन्च कर चुके थे ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट। आज के टाइम पर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उस मंदिर को क्या करेंगे, गंगा घाट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने ही गंगा नदी बहती है, लेकिन गंगा नदी के साथ उस मंदिर की कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उस कनेक्टिविटी को बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब हम लोग खुदाई कर रहे थे आसपास की जगह की तो बहुत सारे और भी मंदिर मिलते रहे, छोटे छोटे मंदिर मिलते रहे वहाँ पर, और उन सभी मंदिर को ऐसा ही रखा गया है, उनको और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दिया गया है और ज़्यादा सुंदर बना दिया गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ इस प्रकार से अब यहाँ पर आपको ये मंदिर नजर आएगा काशी विश्वनाथ का। और पहले क्या था, पहले यहाँ पर मैं आपको एक सैटेलाइट व्यू है इसके माध्यम से दिखाता हूँ। आपको सामने दिख रहा होगा ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, पीछे आप लोग को यहाँ पर नजर आएगा ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है, इसके बराबर में आपको नजर आएगा ज्ञानवापी मस्जिद है। ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद का डिस्प्यूट आपको मालूम होगा इस साल शुरुआत में काफ़ी चर्चा में था। फिलहाल अभी हम टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर से सामने आप गंगा नदी देख पा रहे होंगे, इसके बीच का जो रास्ता है यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। ये जो एरिया है ना ये पूरी तरह से कंजेस्टेड है, बहुत सारे घर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद यहाँ पर आए तो आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है, प्लस टेम्पल मिलता ही नहीं है। तो इसी एरिया को साफ करके यहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया है और बन चुका है, तैयार हो चुका है। तैयार होकर कैसा नजर आ रहा है, कुछ इस प्रकार से ये नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये मंदिर हुआ, ये टेम्पल हुआ, टेम्पल के सामने गंगा नदी हुई है ना। अब यहाँ पर जो घर थे आप कह सकते हो ये जो घर थे इनको हटा दिया गया। आप कहोगे हटा दिया गया तो लोग कहाँ गए, तो लोगों को अलग से दूसरी जगह दी गई है, उनको रीसेटल किया गया है। बहुत सारे शॉपकीपर्स वगैरह थे उनको भी रीसेटल किया गया है। और यहाँ पर जगह खरीदने के बाद काफ़ी लंबे समय लगा जगह खरीद वगैरह के, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट बनाया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे कि ये टेम्पल हो गया, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो गया, आपको ये मंदिर नजर आएगा। ये मंदिर के सामने पहले क्या था, बहुत सारे घर ही घर थे और यहाँ पर गंगा के साथ कनेक्टिविटी हमारी नहीं हो पा रही थी। नाउ अब जो ये टेम्पल है, टेम्पल के सामने बिल्कुल रास्ता खुल चुका है, पूरा कॉरिडोर बन चुका है। अब डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, कोई भी स्नान करके डायरेक्टली यहाँ पर इस कॉरिडोर के माध्यम से आके टेम्पल में दर्शन कर सकता है। तो ये यहाँ पर कॉरिडोर प्रोजेक्ट रहा है और इसी को मैंने आपको बताया था कि आसपास की जो जगह है इसके अंदर जब लगातार खुदाई चल रही थी तो हमें लगभग और भी बहुत सारे 40 और टेम्पल मिले हैं पुराने ज़माने के। उन टेम्पल्स को भी ऐसे ही रखा गया और उनको भी रिनोवेट कर दिया गया है, उनको भी ब्यूटीफाई कर दिया गया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक तरीके से ये हमारे टेम्पल को कनेक्ट करेगा गंगा घाट से, आपने इसको समझ लिया। प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है ये वन ऑफ द ऐसा फेमस टेम्पल है जो कि डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिव जी को। उसके बाद ये जो टेम्पल है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस टेम्पल की खास बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में भी देखने को मिलेगा। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको 12 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बोला जाता है भारत के अंदर ये एक तरीके से 12 जगह पर शंकर जी स्वयं प्रकट हुए थे, उसी वजह से यहाँ पर ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको बहुत सारी जगह पर शिवलिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 12 जगह हैं यहाँ पर ये प्रमुख ऐसी जगह है जहाँ पर जो एक तरीके से लॉर्ड शिव जी थे वो स्वयं प्रकट हुए थे।
जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे पहला ज्योतिर्लिंग आपको सोमनाथ के अंदर देखने को मिलेगा जो कि गुजरात के सौराष्ट्र वाले रीजन में है। दूसरा महाकालेश्वर के अंदर देखने को मिलेगा जो कि उज्जैन में है। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, हम लोग बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो आप नीचे देख पा रहे होंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर काशी विश्वनाथ टेम्पल में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, टूरिज्म को बूस्टअप देगा, टूरिज्म हमारा मजबूत होगा। प्लस उसके बाद क्या है, यहाँ पर अब लोगों को काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, साफ रोड मिलेंगी, साफ बेहतर गलियाँ मिलेंगी, स्ट्रीट लाइट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को मिलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 में। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है इसको समझेंगे। अभी यहाँ पर रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो हमारा दुनिया भर में वाटर है, वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है। ये डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है और रिसेंटली रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो वाटर के अंदर है ये इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हेल्थ इंपैक्ट काफ़ी बड़ा है और एक तरीके से लोगों की हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिले हैं। वो कंसर्न क्या क्या है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ विद पिक्चर्स। तो सबसे बड़ी बात देख पाओगे, ये जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है ये कुछ इस प्रकार से, ये वाटर के अंदर इंक्रीज हुआ है। रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो आपको आगे लगभग 2 से 3 मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पाओगे। और सबसे बड़ी बात आपको मालूम होगा, जब भी ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है हम इस प्रकार से ड्रम में बंद करके इसको डाल देते हैं, इसको दफना देते हैं या इधर उधर फेंक दिया जाता है, इसको मतलब एक सुरक्षा के उस कवच में रख के ही रखा जाता है क्योंकि ताकि ये रिलीज़ ना हो, क्योंकि जैसे ये रिलीज़ होगा ना ये बहुत कुछ बर्बादी करेगा। अब ये रेडियो एक्टिविटी होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, रेडियो एक्टिविटी इस प्रकार का फेनोमेनन है। यहाँ पर क्या होता है, हमने काम किया और इससे जब हम लोग रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे एमिशंस होते हैं, मतलब एमिशंस होगा एक तरीके से। और जो रेडियो एक्टिव एमिशन होता है ये 3 प्रकार का होता है, एक अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको मालूम होगा यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है और भी बहुत सारा काम किया जाता है ना। तो क्या होता है, वहाँ पर भी बहुत सारा कूड़ा करकट, बहुत सारा वेस्ट निकलता है जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं। और जब यही सब काम कर रहे हैं हम लोग, रेडियो एक्टिविटी चल रही है हमारी, तो इस एक्टिविटी में 3 प्रकार का एमिशन होता है, 3 प्रकार का पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन को हम लोग रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बोलते हैं। वो पोल्यूशन कौन सा है, वो है अल्फा, बीटा, गामा। तो आपको ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव एमिशन में 3 प्रकार के एमिशन होते हैं, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स होते हैं, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो गामा रेज होती हैं वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। आगे इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ये हमारे अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली मिलता है। देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स नेचुरली पाए जाते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसका क्रस्ट देखोगे बिल्कुल अंदर जाकर, तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, एक्टिनियम हो गया। ये सारे आपको नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, ये कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्स को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं, वाटर को प्रदूषित कर देते हैं, उसको पल्यूट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन यहाँ पर पानी में भी पाया जाता है। देखो, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी के अंदर पाया जाता है, लेकिन जब वो एक्सेस में हो जाएगा, जब वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, मानव के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो रेडियो एक्टिविटी है इसको हम मेजर करते हैं बेक्रेल के अंदर, ठीक है। एसआई यूनिट में बेक्रेल में इसको मेजर किया जाता है या फिर क्यूरे में मेजर किया जाता है। तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं जो पोल्यूशन है वो कैसे होता है। सबसे पहली बात, नेचुरली देखने को मिलता है, क्योंकि जो रेडियो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं ये हमारे पानी के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेडियम हो गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे NORM सीरीज हो गई। NORM क्या है मैंने आपको बताया, नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जो कि नेचुरली प्राकृतिक यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारी जो सीरीज है ये सब पाई जाती है, एक्वाटिक सिस्टम के अंदर पाई जाती है, लेकिन होता क्या है, ये ग्राउंड वाटर में चली जाती है। अब जब ग्राउंड वाटर में जाएगी तो इससे पानी पल्यूट हो जाएगा। खासकर ग्राउंड वाटर में कैसे जाती है, इन रॉक के माध्यम से। आप जब ग्राउंड वाटर देखते हो तो जमीन के नीचे वाला पानी मिल रहा है, वो ग्राउंड वाटर है हमारा, है ना। इसमें आप देख पाओगे जो छोटे छोटे एक्विफर्स, ये रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्रैक्स देखने को मिलेंगे। इन्हीं के थ्रू यहाँ पर ये जो एक तरीके से पूरा का पूरा रेडियो टॉक्सिक एलिमेंट है ये पहुँच जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तरीके से अर्थ क्रस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचुरली हमारी पृथ्वी में प्रेजेंट है, धरती में प्रेजेंट है ये यूरेनियम, थोरियम। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी मदद से, मतलब प्रेजेंट होने की वजह से नेचुरली कहीं ना कहीं पहुँच जाता है वाटर के अंदर। जो ग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन के अंदर पानी प्रेजेंट है जिसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये पहुँच जाता है। तो आज के टाइम पर ये चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
और कभी कभी क्या होता है, जो मैग्मा होता है, आपको मालूम होगा वोल्केनो फटता है तो मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा भी कहीं ना कहीं जो रेडियो एक्टिव गैसेस हैं वो छोड़ता है एनवायरमेंट में। उसके बाद सॉइल सेडिमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये जो रेडियो एक्टिव है ये सॉइल में प्रेजेंट हुआ, सॉइल से क्या होता है ये टपकता है एक्वीफर पर। ठीक है, क्या होता है इसमें हम लोग देख पाते हैं जो भी हमारा यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम है जो हमारे एनवायरमेंट कहलाता है, क्या होता है यहाँ पर ये टपकते हैं एक्वीफर पर। और एक्वीफर क्या होता है मैंने आपको बताया, जो कि ग्राउंड वाटर के अंदर आपको ये प्रेजेंट आपको ये देखने को मिलेगा, छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स, ये हमारा एक्वीफर कहलाता है। अब क्या होता है इसकी मदद से भी जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं नेचुरली बहुत सारी जगह से हम लोग देख पाते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मिल रहा है पानी से, जिसकी वजह से पानी पल्यूट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर अब बात करते हैं मैनमेड के बारे में। ठीक है, मतलब इंसान के थ्रू भी बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड। यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है यहाँ पर ये रेडियो आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कोबाल्ट 60 हो गया, इरेडियम 192 हो गया, तो ये सब यहाँ पर रेडियो एक्टिव यहाँ पर वेस्ट देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट भी निकलता है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जो कि पानी के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज पानी के अंदर रिलीज कर देती हैं, पानी में रिलीज करने से क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेट हो जाता है, तो एक रीज़न यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा। प्लस कभी कभी हम लोग बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं पावर हाउस को ठंडा करने के लिए। जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो बहुत गर्म हो जाता है ना, तो वहाँ पर उसको ठंडा करने के लिए बहुत सारा पानी का इस्तेमाल किया जाता है एज अ कूलेंट। ये आप देख पाओगे, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक रिवर के आसपास बना हुआ होगा और एक बहुत ज़्यादा खाली जगह में बना होगा, बहुत दूर जहाँ पर लोग रहते होंगे उससे कई गुना दूर पर बना होगा, क्योंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी हो रही है। रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको बताया क्या हुआ, और रेडियो एक्टिविटी होती है तो इससे एमिशन होता है, एमिशन अल्फा बीटा गामा ये पार्टिकल्स निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं, और ये जो रेडिएशन है ये अपने आप में बहुत खतरनाक होती हैं, जिसको हम लोग इस प्रकार से स्टोर करके यहाँ पर जो वेस्ट होता है, जो अलग से वेस्ट निकलता है, इस प्रकार से ड्रम में स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं इनको यहाँ पर ठंडा करने के लिए पानी मारा जाता है, इनके ऊपर पानी से ठंडा किया जाता है, प्लस बहुत सारा जो वेस्ट है इनका वो नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से भी पानी काफ़ी हद तक पल्यूट हो रहा है। उसके बाद बहुत सारी डंपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि देखो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है ना, इसका हम लोग आप कह सकते हो जो एक्सरे होता है या फिर आप लोग एमआरआई करवाते हो, एक्सरे करवाते हो, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, वहाँ पर भी आप कह सकते हो क्या है, रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेव्स का इस्तेमाल होता है, तो जो बहुत सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट है हम लोग इसको पानी में डाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा जो वेस्ट हो गया हम इसको पानी में डाल देते हैं, इससे भी वाटर काफ़ी हद तक पल्यूट हो रहा है। प्लस माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी की जाती हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है मैंने आपको बताया, हाँ, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो खोद कर हम लोग उसको निकालेंगे, खोद कर हम लोग उसको निकालते हैं, उसकी माइनिंग करते हैं, तो यूरेनियम थोरियम को जब हम खोद के निकालते हैं तो इससे भी क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो पल्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर एक्सीडेंट, बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट फेल मार जाते हैं, इनके अंदर एक्सीडेंट होता है इस प्रकार से कि यहाँ से जो एक तरीके से रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो रिलीज हो जाता है, लीक हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की बात करें तो न्यूक्लियर सबमरीन एक्सीडेंट्स की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो एक तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि खासकर जो न्यूक्लियर सबमरीन एक्सीडेंट होता है, मतलब कि आपको मालूम होगा जो सबमरीन्स होती है हमारी पनडुब्बी होती हैं, पनडुब्बी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन, एक होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर उस पनडुब्बी को हम पानी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी न्यूक्लियर पावर सबमरीन एक्सीडेंट हुआ और वो सबमरीन डूब गई पानी के अंदर, जब वो डूब गई तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, पानी पल्यूट हो रहा है, न्यूक्लियर वेस्ट जो है वहाँ पर रिलीज हो रहा है। उसी प्रकार से बड़े बड़े प्लांट जो है वो फेल हो जाते हैं, जैसे कि कोलोराडो का आपने देखा होगा, फुकुशिमा देखा होगा, और उसके बाद कर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में आपने सुना होगा। ये अपने आप में बड़े बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बर्बादी हुई है। ठीक है, बड़े बड़े डिजास्टर, बड़े बड़े विस्फोट देखने को मिले हैं, इससे काफ़ी पोल्यूशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आखिरकार जो ये पोल्यूशन हो रहा है, जो पानी के अंदर रेडियो एक्टिव यहाँ पर बड़ा है, तो इससे हेल्थ इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके ऊपर रेडिएशन लग रही है, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर रेडिएशन आ रहा है, तो आपको बहुत सारी इंजरीज हो सकती हैं। आपको एक तरीके से डर्मल रेडिएशन इंजरी हो सकती है। डर्मल रेडिएशन इंजरी मतलब आपकी बॉडी के ऊपर कुछ इस प्रकार से आप देख पाओगे निशान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्किन आपकी ये देख पाओगे नॉर्मल स्किन है, ठीक है, और ये जो रेडिएटेड स्किन के अंदर आप देख पाओगे किस प्रकार से बदलाव हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो रेडिएशन की वजह से आप देख पाओगे कैसे यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं यहाँ पर बॉडी के अंदर। तो ये अपने आप में इतना ज़्यादा खतरनाक है रेडियो एक्टिव वेस्ट, या फिर ये पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन।
अब यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस, कभी कभी जो हमारे एक तरीके से इंसान जब इस रेडिएशन के अंदर आ जाता है ना, वो इंसान को ये रेडिएशन अफेक्ट करता है, तो उससे यहाँ पर उसके जेनेटिक्स खराब हो जाते हैं, और वो जो जेनेटिक्स हैं वो यहाँ पर उसकी फैमिली को आगे उसी प्रकार से लेकर चलते रहेंगे। उसकी आने वाले जो यहाँ पर टाइम होते हैं, आने वाले जो फैमिलीज होती हैं, ठीक है, वो उन सब के अंदर भी वही जेनेटिकली प्रॉब्लम्स देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा खासकर ये क्या है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, किस प्रकार से आज के टाइम पर बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 2 आता है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर। यहाँ पर मैंने उल्टा ही बोल दिया, पॉलिटी आता है हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर। एक स्कीम के बारे में चर्चा हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्कीम्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हर साल देखते होंगे प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं स्कीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया कि भाई यहाँ पर जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, इसके अंदर तो बहुत सारा पैसा अनाउंस किया गया था कि इतना पैसा खर्चेंगे हम लोग। अब क्या हुआ, वो जो पैसा अनाउंस किया गया था उसमें से काम के लिए खर्चा बहुत कम किया गया है, फालतू के लिए बहुत सारा पैसा खर्च दिया है। एडवर्टीजमेंट के लिए आपने 80% पैसा खर्च दिया, बाकी जो डेवलपमेंट करना था इस स्कीम को लेकर वहाँ पे आपने पैसा खर्चा ही नहीं है। ये यहाँ पर बताया गया है इस पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू। आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल बोलता है कि लगभग 79 या फिर 80% के आसपास का जो भी फंड था वो आपने एड्स के अंदर खर्च कर दिया है, आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया है, और जहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए था एग्जैक्टली इस स्कीम को अच्छा करने में, वहाँ पे आप इस पैसे को खर्च करने से पीछे हट गए। तो यहाँ पर इस कमेटी ने बताया पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जिसके बारे में आपको समझ में आ चुका है, जो पैसा है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, उसका पुअर तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज किया गया। और ये जो स्कीम है इसको आपको मालूम होगा 2014-15 में इसको लॉन्च किया था, तो 2014-15 से 2019-20 तक काफ़ी पैसा अनाउंस किया गया। 848 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर इसके अंदर अलोकेट करे गए थे। 2020-21 का साल छोड़ा गया यहाँ पर, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 2014-15 से लेकर 2019-20 तक 848 करोड़ रुपीज़ अलोकेट करे गए, और इस पीरियड में क्या हुआ, लगभग यहाँ पर 622 जो करोड़ रुपीज़ हैं ये रिलीज़ करे गए थे स्टेट्स को यहाँ पर दिए गए, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% जो फंड है वो यहाँ पर राज्य सरकार या फिर जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन्होंने खर्चा है। उसके बाद का जो फंड है आप कह सकते हो वो एक तरीके से बर्बाद ही गया है, और जो फंड है बेसिकली जो 80% फंड है यहाँ पर, ये जो जितना भी हम लोगों ने बजट इसका अनाउंस किया था इसमें से ज़्यादातर फंड कैंपेन में खर्च कर दिया गया है, मीडिया कैंपेन्स में, एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करी गई है, एडवर्टाइजिंग के अंदर आधे से ज़्यादा फंड्स खर्च कर दिया गया है, तो यहाँ पर अपने आप में काफ़ी बड़ा ये मिस्टेक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर उसके बाद ये कमेटी रिकमेंडेशन भी देती है, ये बोलती है कि सरकार को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और सरकार को इन चीज़ों के ऊपर वापस से देखने के बाद जो पर सरकार ने पैसा खर्चा है एडवर्टीजमेंट पर उसको रिकंसिडर करो, उसको वापस से देखो, और जहाँ पर फालतू खर्च हुआ है उसको देखने के बाद और आपको अच्छी जगह पर फोकस करना पड़ेगा। पैसों को आप एजुकेशन हेल्थ के ऊपर खर्च करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको रिटर्न में। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है इसके बारे में आपको दो चार बातें जाननी होंगी, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जनवरी 2015 के अंदर। इसका मेन मकसद क्या था, जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होता है उसको रोका जा सके। आपको मालूम होगा पहले कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती थी, प्री नेटाल देखने को मिलता था कि यहाँ पर पहले यहाँ पर आप कह सकते हो चेकिंग वगैरह करवाई ली जाती थी, जिसमें पता चल जाता था वेमेन को कि या फिर किसी को भी कि भाई यहाँ पर लड़का या लड़की है। लड़की होता था तो यहाँ पर एबॉर्शन करवा लिया जाता था, अगर लड़की होती थी तो, लड़का होता था तो यहाँ पर उसको आगे ग्रो किया जाता था। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देख पाते थे। तो क्या था, जो ये सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है ये कम हो सके, ये हमारा मेन मकसद था, है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक बेसिकली जो ये हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है। जॉइंट इनिशिएटिव किस किस का है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इन तीनों मिनिस्ट्रीज़ ने यहाँ पर मिलकर इस पूरे के पूरे स्कीम के ऊपर काम किया है। ये जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है आज के टाइम पर लगभग हमारे कंट्री के 405 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम चलती है। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है जो जेंडर बाइज्ड सेक्स सेलेक्टिव है उसको कम किया जा सके। मतलब लड़की को थोड़ा आप ग्रो नहीं करना चाहते, लड़की को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो और लड़के को बढ़ाना चाहते हो, तो इस चीज़ को रोका जा सके। और एक तरीके से जो जेंडर एक तरीके से इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जेंडर बाइज सेलेक्शन सेक्स सेलेक्शन देखने को मिलता है, इसको हम लोग कम कर सकें। उसके बाद दूसरा, बच्चा जो गर्ल चाइल्ड है खासकर जो बेटी है उसको एक तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन दे सके, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो गर्ल चाइल्ड है उसके ऊपर लोग एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं, तो उसको एजुकेशन के ऊपर काम किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड है उसके जो राइट्स है, उसके जो हक हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जा सकें। तो ये मेन मकसद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस स्कीम का। अब
इस स्कीम को काफ़ी पहले लॉन्च किया गया, आपने देखा। इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ये इंप्रूव हुआ है, ठीक है, ऐसा बताया गया। 16 पॉइंट से यहाँ पर ये सेक्स रेशियो बर्थ इंप्रूव होता हुआ नजर आया। पहले गर्ल्स कम हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर थोड़ा बहुत इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। हेल्थ के मामले में बात करें तो यहाँ पर अब जब बच्ची है तो उसकी केयर भी काफ़ी करी गई है, प्लस जो इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज होती हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर जो डिलीवरीज हैं पहले कम हुआ करती थी, लगभग 2014-15 में 87% के आसपास डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में हुआ करती थी, लेकिन 2019-20 में 94% के आसपास जो डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल्स में हुई हैं। तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा देखने को मिला है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है गर्ल्स का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बड़ा है, मतलब कि स्कूल्स के अंदर बच्चों ने एडमिशन, खासकर गर्ल्स ने एडमिशन कितना लिया है, तो लगभग 2014-15 में 77.45% के आसपास गर्ल्स ने एडमिशन लिया था स्कूल्स के अंदर, लेकिन 2018-19 में देखें तो एजुकेशन कैटेगरी में गर्ल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 81.32% तक हो चुका है। तो इसके अंदर भी हमने इंप्रूवमेंट देखा। फिर उसके बाद गर्ल्स के लिए जो टॉयलेट हैं वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूव करे गए हैं, उनको इंक्रीज़ किया गया है। अगर हम बात करें जो जैसे कि स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर सेपरेट टॉयलेट्स पहले नहीं हो पाते थे, लेकिन आज के टाइम पर सेपरेट टॉयलेट्स काफ़ी सारे बनाए जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। 2014-15 में 92.1% के आसपास आपको ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलता था। 2018-19 में यहाँ पर इसका अंदर इंप्रूवमेंट 95.1% के आसपास हुआ है। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए बहुत सारा काम किया गया है, ऐसा ये स्कीम हमें बताती है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर एक और स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं संपन्न प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी रिसेंटली ये काफ़ी चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि आप देख पाओगे यहाँ पर ये पीआईबी ने पब्लिश किया है। पीआईबी पर सरकारी डेटा आता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली सारे डेटा पब्लिश करती है। तो लगभग यहाँ पर हमने देखा 1 लाख लोगों ने पेंशन्स रिसीव कर लिया अपने डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। लेकिन ये जो पेंशन्स रिसीव करी गई है वो यहाँ पर संपन्न के थ्रू पेंशन रिसीव करी गई है। संपन्न की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू अब की बार लगभग 1 लाख लोगों को पेंशन दी गई है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली बात, संपन्न को लॉन्च किया गया था 2018 में। एक ऑनलाइन पेंशन प्रोसेस है। देखो पहले ऑनलाइन वाला काम नहीं हुआ करता था पेंशन के लिए, लेकिन यहाँ पर ये ऑनलाइन पेंशन प्रोसेस है। ऑनलाइन यहाँ पर आपको पेमेंट मिलती है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्रेडिट भी मिलता है। उसके बाद आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो भी पेंशनर होता है, जो भी पेंशन लेता है, डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। यहाँ पर क्या है, इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है, संपन्न प्रोजेक्ट को एक तरीके से इंप्लीमेंट करने वाली कौन सी बॉडी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने काफ़ी मदद करी है डिपार्टमेंट्स की। खासकर क्या हुआ, जो पेंशन केस हैं, जो पेंशन वाले केसेस देखने को मिलते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्टर सेटलमेंट हुआ है, बहुत तेज़ी से सेटलमेंट हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं। तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर पेंशन के केसेस खत्म हुए। उसके बाद लगातार ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह बढ़ चुकी है, प्लस उसके बाद काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ काम किया गया है। बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर ये काम करता है, हम लोग को ई पेंशन पेमेंट प्रोवाइड करवाता है। आप बेसिकली आप कह सकते हो कि जहाँ पर आपका जो पेमेंट वगैरह, जो पेमेंट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, हेजल फ्री, मतलब बिल्कुल कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपका जो पेमेंट वगैरह है पेंशन का वो हो जाएगा। दूसरा, आपका जो भी केस है वो टाइमली सेटल हो जाएगा। उसके बाद जो हर एक पेंशनर है उनको एक्सेस मिलेगा कि वो इन्फॉर्मेशन ले सके अपनी पेमेंट हिस्ट्री की, आपने पेमेंट कहाँ करी है, कैसे पेमेंट हुई है, आपके पास सारी हिस्ट्री रहेगी। आपके पास एक लॉगिन ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है, हर एक पेंशनर के पास लॉगिन ऑप्शन रहेगा, पेमेंट हिस्ट्री रहेगी, तो वो सब अपने आप वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पेंशन का सिस्टम वो ऑनलाइन पहुंचाया गया है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर खाली आप इतना ध्यान रखना, संपन्न की फुल फॉर्म क्या है, प्लस संपन्न प्रोजेक्ट को किसने यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर इसी के साथ ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से खत्म होते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना होगा। इन सभी के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिल चुके हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, मतलब जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 है, इन्होंने यहाँ पर बताया कि दुनिया भर में कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो कि यहाँ पर फुल डेमोक्रेसी में रहती है। मैंने आपको बताया था सिंगल नंबर है, चलो मैंने इतना ही बता दिया, तो आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चाबहार पोर्ट है ये आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा इंडियन ओशन में, खासकर ईरान के अंदर ये लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ईरान के अंदर कौन सा प्रोविंस है जहाँ पर ये चाबहार पोर्ट बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है, एक बहुत फेमस टेम्पल, बहुत फेमस हिंदू टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, ये कौन से भगवान को डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव एमिशंस नजर आते हैं, उन तीनों प्रकार के नाम बताना है। काफ़ी बार आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है। उसके बाद जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है,
इसको कौन से साल में लॉन्च किया गया था, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, जो कि यहाँ पर गर्ल्स की प्रोटेक्शन के ऊपर काम करता है। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेडियो एक्टिविटी है उसको हम लोग मेजर करते हैं किस चीज़ में, तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर कुछ होता है ऐसा यूनिट है, उसको क्या नाम दिया गया है, आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में वो नाम बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फुल फॉर्म है संपन्न की वो क्या है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया है संपन्न के बारे में, तो संपन्न की फुल फॉर्म आप लोग को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आप लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इसकी जो आंसर कीज है मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, यहाँ पर आंसर देख सकते हो, लेकिन इसको देखना मत, अपने आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।